इस कोरोना काल में हम लोगों ने जुलाई से शुरू किया एक व्याख्यानमाला, जिसकी अवधारणा थी कि भारतीय नवजागरण पर कुछ फिर से सोचा विचारा जाए, और इसका शीर्षक रखा भारतीय नवजागरण, भारत की खोज। जिन विचारकों ने, जिन चिंतकों ने, जिन राजनैतिक व्यक्तित्वों ने आधुनिक भारत की संकल्पना के संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते हुए आधुनिक भारत की संकल्पना पेश की, खोजबीन की, एक नए भारत की खोज की चुनौती उनके सामने थी। एक तरफ हमारा समृद्धशाली, गौरवशाली अतीत था, तथाकथित गौरवशाली अतीत था। जो वर्तमान था वो इतना निर्जर था, इतना निर्बल था कि साम्राज्यवाद का मुकाबला करने की चुनौती थी। और जाहिर सी बात है कि इस लड़ाई के बीच से ही, इस लड़ाई के गर्भ से ही हमें नए भारत के निर्माण का सपना भी देखना था। तो इनमें जिन विचारकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनकी संकल्पनाओं में आधुनिक भारत का नक्शा साफ साफ दिखाई दे रहा था, उनमें रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह के साथ और बहुत सारे लोग, लेकिन इनके साथ जो अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके योगदान और जिनके कार्य और जिनके विचारों से हम सब परिचित हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रंग भेद विरोधी नेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला की भी पुण्यतिथि है। और आज ही के दिन 1992 में एक राष्ट्रीय दुर्घटना भी घटी थी, जिसने हमारे सांप्रदायिक ताने बाने और सौहार्द को छिन्न भिन्न कर दिया था। लेकिन आज हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करेंगे। उनके विचारों में, स्वाधीनता संग्राम के दौर में जो नेतृत्व था हमारे पास, जो विचारक थे हमारे पास, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में आधुनिक भारत की क्या संकल्पना थी। हमें खुशी है कि हमारे बीच इस विषय पर बात करने के लिए हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, मैं केवल उन्हें दलित धारा का साहित्यकार, हालांकि उनकी पहचान यही है, लेकिन मैं उस रूप में उन्हें याद नहीं करना चाहता। हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, आलोचक, विचारक श्री जयप्रकाश करदम जी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, बहुत सकारात्मक रूप से हमें इस विषय पर बातचीत करने का आश्वासन दिया, और बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी हिला हवाली के उन्होंने हमारे साथ एक तरह से जुड़ने का संकल्प लिया। मैं इसके लिए अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, यहाँ उपस्थित आप सभी श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से उनके प्रति बहुत आभार, बहुत कृतज्ञता और उनको प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ इसलिए कि आज का दिन बहुत व्यस्त है और उनके लिए भी व्यस्त दिन है, उनको एक दूसरे कार्यक्रम में भी हिस्सा लेना था आज, लेकिन उन्होंने हमारे कार्यक्रम को वरीयता दी, हमारे लिए समय निकाला। मैं बहुत आभारी हूँ उनके प्रति, उनका बहुत स्वागत करता हूँ अपनी ओर से और आप सब की ओर से। और उनसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि हमारा समय हो गया है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो उस विषय पर अपनी बातचीत आरंभ करें। बहुत आदर के साथ श्री जयप्रकाश करदम जी। धन्यवाद सूर्य नारायण जी। और यहाँ इस चर्चा में भाग ले रहे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, जय भीम। मुझे इस विचार श्रृंखला के साथ जुड़ने में और आज बाबा साहेब अम्बेडकर की भारत की संकल्पना पर अपने विचार रखने का जो अवसर मुझे मिला, इसके लिए मैं सूर्य नारायण जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूं। उनके प्रति धन्यवाद उनको दूंगा मैं कि उन्होंने मुझे, और बाकी जो मुक्तिबोध विचार मंच, साहित्य मंच के जो सभी सहयोगी मित्र हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मित्रों, ये विषय थोड़ा सा अलग है। हम साहित्य की दुनिया के लोग हैं, साहित्य के विषय पर और साहित्य के इर्द गिर्द हम चर्चाओं में भाग लेते हैं और करते हैं, लेकिन ये
भारतीयता की अवधारणा और बाबा साहेब अम्बेडकर की संकल्पना का भारत, ये साहित्य से थोड़ा इतर विषय है और इसलिए बहुत से लोगों के लिए इसमें मुझे पता नहीं कितना रुचिकर हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन विषय है और महत्वपूर्ण विषय मुझे लग रहा है और इसलिए मैंने तुरंत सहमति भी दी, दूसरा आयोजन छोड़ करके भी। तो मैं अपनी बात सीधे विषय पर आ रहा हूं। देखिए, जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की भारत की संकल्पना की जब बात करते हैं, तो उसमें हमको कि वो कैसा भारत चाहते थे, वो कौन से भारत का सपना देखते थे और कौन से भारत के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, जूझ रहे थे। वह जो स्वाधीनता आंदोलन का दौर था और उस स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जो देश भर के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न संप्रदायों के नेता, जनता, सब लोग उसमें जुड़ रहे थे। बाबा साहेब उनमें से एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु थे जिन बिंदुओं पर बाबा साहेब अम्बेडकर की अपने समकालीन दूसरे जो अपने नेता थे उनके साथ सहमतियां नहीं थी, असहमतियां थी और कुछ बिंदुओं पर सीधे सीधे टकराव भी था, क्योंकि वही बिंदु हैं जहां वो बाबा साहेब अम्बेडकर अपना स्टैंड जो देते हैं तो वो दिखाई देते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की उस संकल्पना को समझने के लिए उनका भारत कैसा भारत था, मुझे लगता है कि हमें स्वाधीनता आंदोलन से थोड़ा सा और पहले हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वाधीनता के बाद संविधान बना। संविधान से पहले 1919 में भारत सरकार अधिनियम एक बना और उसके बाद 1935 में फिर दूसरी बार वो भारत सरकार अधिनियम बना। जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम बना, एक तरह का वो भारत का संविधान ही है। तो वो ब्रिटिश लोगों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी देखरेख में बनाया गया, लेकिन उसमें भी बाबा साहेब अम्बेडकर की कहीं ना कहीं छाया उसमें दिखाई देती है। लेकिन जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का, उनके चिंतन का और उनका भारत के बारे में क्या सोचते हैं, उसमें बहुत कुछ चीजें उसमें दिखाई दे रही हैं। और वो इसलिए भी कि उसके बाद से आकर के फिर जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज बात है जहां पे हमें उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर की छोटी छोटी किताबें हैं। जैसे उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक। उस किताब को देखे बिना, समझे बिना हम बाबा साहेब अम्बेडकर की भारतीयता की संकल्पना को नहीं समझ सकते। और मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह जो किताब है छोटी सी, वो अप्रैल 1900 मार्च 1947 को वो लिखी गई। और क्या एक तरह का वो ज्ञापन था। और ये उस समय की बात है जब स्वाधीनता से पहले 1946 में ही वो भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान सभा के लिए जो शायद 256 या कुछ इस तरह के लोग चुनाव आने थे विभिन्न प्रांतों से आने, तो उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव जीतकर नहीं आने दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान सभा के सदस्य नहीं बन पाए। तो ऐसे में संविधान सभा की प्रक्रिया हो रही थी, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ज्ञापन संविधान सभा के अध्यक्ष को दिया कि उसमें उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की कि संविधान हमारा किस तरह का होना चाहिए और उस संविधान में जो राज्य का निर्धारण किस तरह का हो, जो हमारा स्टेट है, जो हमारा स्टेट एक नेशन स्टेट
और एक दूसरा स्टेट जिसे हम रियासतें बोलते हैं, वो देशी राज्य और रियासतें, उनका क्या भूमिका हो, उनको कैसे उनको एक साथ जोड़ा जाए और कैसे एक भारत संघ बने, और दूसरा कि किस तरह से उस भारत में उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का संरक्षण कैसे हो। तो ये स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज उस किताब में ये चीजें, तो वो जो एक पूरा एक मसौदा जैसा है, तो उसमें वो कई महत्वपूर्ण चीजों की का वो जिक्र करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक समता मूलक समाज के पक्षधर रहे, और उस समता के लिए वो आर्थिक और सामाजिक सभी तरह की असमानताओं को समाप्त करके, और वो एक समान, यानी कि एक आर्थिक विषमताओं से मुक्त, सामाजिक विषमताओं से मुक्त एक समाज चाहते थे, ताकि ऐसा समाज जब बनेगा तभी ताकि उसमें प्रेम हो, सौहार्द हो, सह अस्तित्व हो, और जब इस तरह का समाज बनता है तो तभी वो एक उन्नतशील समृद्ध राष्ट्र भी बनता है। और जब तक समाज के अंदर विघटन रहता है, समाज बटा रहता है, वो एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाता, और राष्ट्र का निर्माण नहीं होता तो ये जो बिखराव, विघटन और विभाजन है, ये इतना लोगों को बांट चुका होता है अंदर से कि वो एकता के सूत्र में नहीं बनने देता, और इससे जो हमारी उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है, हमारी दूसरी क्षमता भी प्रभावित होती है, और हम एक राष्ट्र के रूप में समृद्ध और उन्नत नहीं हो पाते। और इसका बहुत कुछ परिणति हमने स्वाधीनता के बाद देखी भी, कि हम इतना विशाल जनसंख्या वाला, विशाल बड़े क्षेत्रफल वाला, दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने के बावजूद हम चूंकि अपनी जो विभाजन है हमारा समाज में आज भी है, उसके कारण हम दुनिया के नक्शे पर हम एक आर्थिक रूप से उतने समृद्ध राष्ट्र नहीं बन पाए। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं दे पाए जहां पे दुनिया के देश आकर विद्यार्थी आकर्षित हों, हम वहां पढ़ेंगे कैम्ब्रिज की तरह या ऑक्सफोर्ड की तरह या दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह। हम उस तरह के, हम कोई बहुत बड़े कोई रिसर्च मेडिकल के या उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट हम नहीं, सेंटर नहीं बन पाए जहां हमारे वैज्ञानिक बहुत बड़ी शोध कर सकें। तो आमतौर पर जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो बाहर चली जाती हैं, उनको वहां अवसर होते हैं, यहाँ अवसर नहीं होते। तो बहुत सारी चीजें हैं तो जिसे हम उस रूप में हम देख सकते हैं। तो मैं सीधा वहीं से आ रहा हूं कि जो उस माफ करना, हमारे जो भारत का जो मौजूदा संविधान है, उस संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द है, हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and so on। ये जो होता है, यानी हम भारत के लोग, ये जो पहला एक चीज है, हम भारत के लोग, ये हम की फीलिंग, वी फीलिंग, हम की भावना है ना, ये फेलो फीलिंग है ना, तो आपस में हम अब एक सद्भाव पैदा करने वाला, हम एक हैं, एकता की भावना, हम की भावना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। और इसका जो मैं जिक्र कर रहा हूं स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज का, इस किताब में से ये पहला ही जो उसका जो ड्राफ्ट दे रहे हैं वो, और उसमें उन्होंने, बाबा साहब ने जो नाम दिया भारत का, आज भारत जो हमारे संविधान में है वो यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत संघ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना ड्राफ्ट मसौदा दिया मार्च 1947 में, उसमें उन्होंने लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उसकी संकल्पना ये थी कि ये जो कुछ तो हमारे राज्य हैं जो सीधा नियंत्रण में हैं, कुछ हमारे देशी रियासतें हैं जो अलग हैं, जिनकी अपनी स्वतंत्रता और सॉवरेनिटी अलग है, और वो कभी भी यदि उनको इसमें नहीं जोड़ा गया संघ में तो वो अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकते हैं, और भारत फिर बिल्कुल मध्य युग में पहुंच जाएगा। तो इसलिए उन सबको जोड़ा जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा यूनाइटेड, संयुक्त राष्ट्र भारत, संयुक्त राज्य भारत, इसलिए उन्होंने ये राष्ट्र का नाम उसमें दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये है उसका टाइटल। और इसमें वो पहला ही शब्द कहते हैं वी द पीपल ऑफ
territories of British India distributed into administrative units called provinces and centrally administered areas of the territories of the Indian states with a view to form a more perfect union of these territories, do ordain that the provinces and the centrally administered area to be hereinafter designated as state, and the Indian states shall be joined together into a body politic for for logistic, for legislative, executive, and administrative purposes under the style the United States of India, and that the union so formal shall be indissoluble, and that the with a view to, तो यानी कि पहला ही शब्द जो आ रहा है इसमें, वी द पीपल, हम लोग, यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो जातिगत भेद हैं, सांप्रदायिक भेद हैं, उनसे ऊपर उठ करके सबके अंदर एकता की भावना हो कि हम महसूस करें कि राष्ट्र हमारा है, सबका है। और इसमें जब सबका होगा तो इसमें सबके अधिकारों का संरक्षण हो और सभी के सभी का जो मानवीय गरिमा उसमें हो। तो इसमें दूसरा, इसके साथ हम जो और चीजों को जोड़ेंगे आगे चल करके, उसमें आएगा वही स्वाधीनता से पहले जब हम 1937-38 के आसपास देखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जब लेबर पार्टी का गठन करते हैं और मुंबई में रेलवे के कर्मचारी यूनियन के बहुत बड़े नेता के रूप में वो आते हैं, और वहां जो क्या नाम उसका, जो मुंबई जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं और उसमें उनकी पार्टी के जो शायद 21 लोग उम्मीदवार वो खड़े करते हैं और 21 में से शायद 15 उम्मीदवार उनके जीत करा जाते हैं, इतनी उनकी लोकप्रियता होती है। और वहां पर वो जो श्रमिकों के हित के लिए जो वो बार बार वो संघर्ष करते हैं, आवाज उठाते हैं, और वहां पे जो श्रमिकों की जो हड़ताल होती है और उस हड़तालों को पर प्रतिबंध जो लगाया जाता है शासन द्वारा, तो बाबा साहेब अम्बेडकर उसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, श्रमिकों का अपने जो शोषण है या जो उसके विरोध या उनके अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करना जायज होना चाहिए। और बाद में ऐसा होता है कि उनको हड़ताल का अधिकार श्रमिकों को मिल जाता है। तो तात्पर्य यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे भारत की संकल्पना कर रहे हैं कि जिसमें नागरिक को जहां कहीं भी उसके अधिकारों का हनन हो रहा हो, अपने अधिकारों के लिए प्राप्त करने के लिए, अपने चाहे शोषण के विरुद्ध अपने उसको अपनी आवाज उठाने का, विरोध दर्ज करने का, असहमति व्यक्त करने का उसको अवसर होना चाहिए, उसकी गुंजाइश होना चाहिए कि असहमतियों के लिए जगह हो, विरोध के लिए जगह हो, और वो जहां शासन से, सत्ता से अपनी बात रख सके, अपना विरोध दर्ज कर सके। तो ये तो चीजों को बाबा साहेब तार्किक रूप से देखते हैं, चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वो तार्किक रूप से चीजों को, और हम सब जानते भी हैं कि, और इसमें जैसा मैंने कहा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का जब ड्राफ्ट बनाते हैं उसमें वो, तो उस ड्राफ्ट में वो जो हमारे आज के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मूल अधिकार, वो जो मूल अधिकार हैं, वो मूल अधिकार जो इसमें अभी 6 अधिकार इसमें हैं, वो उनमें से 4 अधिकार वही हैं बिल्कुल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए थे, लेकिन उनका नाम फंडामेंटल राइट नहीं था, ह्यूमन राइट्स के नाम से दिया था, मानव अधिकार करके दिया था उन्होंने, ये पूरा मसौदा। तो उसमें मानव अधिकार, और उसमें बहुत सारे जो मूल अधिकारों में जो था उनका, तो उसमें एक था पहला ये, जो उनका बाबा साहब का जो विचार था मूल अधिकारों के बारे में, कि कोई भी राज्य ऐसी कोई विधि या प्रथा नहीं बनाएगा जो नागरिकों के विशेष अधिकारों को
कम करती हो, और न ही कोई राज्य विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और संपत्ति से वंचित करेगा। एक तो ये था, यानी कि संपत्ति का अधिकार हो, और अपनी जो आजीविका है उसका अधिकार हो, और व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार हो। ये इसमें वो ये पहला ये अधिकार कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं वो सभी नागरिक विधि के अंतर्गत समान हैं, यानी कि एक न्याय का शासन हो, और न्याय के समक्ष सब बराबर होने चाहिए। कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच या असमानता नहीं होगी। सब न्याय के आधार पर सब समान होंगे। और जहां वो एक तरह से उस अवधारणा को भी खंडित करते हैं जो हमारे यहां समाज में चलती रही है और आज भी चलती है, कि ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं। तो ईश्वर की दृष्टि में बराबर होने का कोई महत्व नहीं होता। एक राष्ट्र के अंदर कानून की दृष्टि में सब बराबर होने चाहिए, क्योंकि अंततः सब मनुष्य हैं, वही नागरिक हैं। तीसरा वो कहते हैं कि सभी नागरिकों को जनता द्वारा या जनता के लिए आरक्षित सभी संस्थाओं, सुविधा स्थलों, सुख सुविधा स्थलों पर जाने का समान, यानी कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थल है, उन पर कोई भी व्यक्ति कभी भी सबको जाने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। और ये जो चीजें हैं, ये फंडामेंटल रूल्स के तहत ये आज भारत के संविधान में। यहां मैं एक ये भी और बता दूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। निश्चित रूप से वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन संविधान सभा जिसमें विभिन्न सारे मुद्दे जो बने और जो उन पर बहसें हुई, और उसमें संविधान को बनाने की सब कमेटीज बनी, उन सब कमेटीज में बहुत सारे अलग अलग सदस्य थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर केवल 4 सब कमेटीज के मेंबर थे, और उन 4 सब कमेटीज में जैसे नेशनल फ्लैग, उस कमेटी के बाबा साहेब मेंबर थे। फंडामेंटल राइट्स, इस कमेटी के बाबा साहेब मेंबर थे। 2 और कमेटीज के मेंबर थे। तो अब देखेंगे कि जिन कमेटीज में बाबा साहेब मेंबर थे, वहां उन्होंने पुरजोर तरीके से, ताकत के साथ, अपने तर्कों के साथ जो जो चीजें रखी, वो अधिकांश चीजें जो की जो मानी गई, क्योंकि दूसरे लोगों के पास में भी वो उन्होंने संतुष्ट किया, आपको जवाब नहीं था उनके पास। लेकिन बहुत सी चीजें संविधान में ऐसी भी हैं कि जो बाबा साहेब की चेतना के अनुरूप नहीं है, जो उनका जो ड्राफ्ट जो उन्होंने दिया वो उससे मेल नहीं खाती। लेकिन इसलिए हुई क्योंकि उन सब कमेटीज में बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं थे, और वो दूसरे लोगों ने दिया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो निम्न जातीय लोगों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में भी नहीं थे, और यहां तक कि ये तक भी कहा कुछ बड़े नेताओं ने कि अभी ये जो निम्न ये जो ग्वाले, चरवाहे, तेली, तमोली ये संसद में आके करेंगे क्या, ये तक भी कहा गया था। तो लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति जो नागरिक है, प्रत्येक नागरिक को जो वयस्क मताधिकार है, प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार है मत का, वोट का, और सबका वोट का बराबर मूल्य है। ऐसा चाहे कोई अमीर है या गरीब है, छोटा है बड़ा है, ये जो चीज थी ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कराई थी। तो वो चीजें, इसलिए संविधान में जो बहुत सारी आज भी जो चीज आप जैसा मैंने कहा देख रहे हैं, और इसलिए बाबा साहब उससे संतुष्ट नहीं थे। और जब उन्होंने 25 नवंबर को जब संविधान अपना सौंपा, तो 1949 को, तो उन्होंने उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब वो अपना नहीं वो दिया था भाषण, तो उसमें जब बोले थे उसमें बतलाया था उन्होंने उससे कि मैं इस संविधान से संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि इसमें मैंने बनाया है इसको, और इसमें को कह रहे क्योंकि ये संविधान ये सबको समानता का अवसर देता है, और सबको आगे बढ़ने और प्रगति करने के समान अवसर देता है। लेकिन क्या हमारा समाज, हमारी सरकारें और हमारी राजनीति क्या ऐसा कर पाएगी? वो कह रहे कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया और संविधान के अनुसार, यदि उसकी निष्ठा के अनुसार संविधान का पालन नहीं हुआ,
तो उन्होंने कहा कि माई हंग्री एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल विल बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिवोल्ट, कि मेरे भूखी और शोषित जनता लोग ये इस संविधान को नकार देगी। ध्यान देने की चीज है, उन्होंने ये नहीं कहा कि दलित या अनटचेबल लोग, उन्होंने कहा माई हंग्री एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल, मेरे लोग, भूखे लोग, नंगे लोग, शोषित लोग, यदि उनके हितों का संरक्षण नहीं हुआ। और उसका कारण यह था कि उन्होंने ये कहा कि आज से संविधान लागू होने के बाद से तो यहां न्याय का शासन हो जाएगा, लेकिन समाज धर्म द्वारा संचालित है। और यह बहुत बड़ा द्वंद्व है कि धर्म की संस्था बहुत हावी है और धर्म की संस्था संविधान की संस्था को यदि दबा देगी, संविधान पर हावी हो जाएगी, तो संविधान का उसकी जो भावना है उसके अनुरूप अमल नहीं हो पाएगा। यही आज भी हो रहा है कि जो संविधान तर्क को बाबा साहेब अंबेडकर जिस भारत की संकल्पना करते हैं, वो उस भारत में वो चाहते हैं कि भारत में यथार्थ है उसको हम नजरअंदाज ना करें। इतिहास है, ऐतिहासिकता है, उन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर चलें। लेकिन जो धर्म की व्यवस्था होती है, जो थ्योक्रेसी होती है, उसमें मिथक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, विश्वास, अंधविश्वास वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वहां वो इतिहास को, संविधान को, यथार्थ को, उन सबको दबा देते हैं। और ये हमने देखा कि अभी जब राम जन्मभूमि मंदिर के पर उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उस डिसीजन में, उस निर्णय में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं आया। वो था कि जन भावनाएं ऐसा हैं, तो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए वो निर्णय दिया गया। इसलिए भी कि जनता में असंतोष ना हो, हम कोई सांप्रदायिक कोई दंगे ना हो, फसाद ना हो, जो भी चीजें हैं तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के जो भी अपना दृष्टिकोण रहा है, लेकिन जन भावना को ध्यान में रख के किया गया, ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रख करके निर्णय नहीं दिया गया। तो ये जो चीजें होती हैं, जहां तथ्यों को नजरअंदाज किया जाए, वहां कानून का शासन, न्याय का शासन नहीं होता। और ये अभी भी देखा जाता है, जैसे लक्ष्मणपुर बाथे में 50 दलितों को मार दिया गया, दिन दहाड़े उनका नरसंहार किया गया, और उसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उसने उस ढंग से, क्योंकि तथ्य ना पुलिस ने जुटाए, ना वकील लोगों ने पैरवी की, न्यायाधीशों ने, और हुआ एक, उसमें कोई भी आदमी दोषी नहीं पाया गया। और अंततः हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि किसने मारा उनको। तो ये जो चीजें होती हैं तो उनको न्याय नहीं मिल पाया। और इससे होता क्या है कि जो इस तरह के जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है। तो ये शंका बाबा साहब अम्बेडकर के मन में था। तो वो ऐसा भारत चाहते थे जहां न्याय की प्रक्रिया से चीजें गुजरें। संविधान न्याय है, लेकिन ये चीजें कई बार ऐसा नहीं होता। आज उस तरह का भारत हमें उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरा, जैसा मैं कह रहा था कि उस मानव अधिकारों में वो ये भी कहा उन्होंने, संघ सरकार किसी भी समुदाय के उत्पीड़न के विरुद्ध और भारत के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा या आंतरिक अशांति के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी। जैसे मैंने पहले कहा कि जो शोषण के विरुद्ध उसका जो उसके संरक्षण की जो गारंटी है, ये भी संविधान में इस है। हाँ, यहां मैं एक चीज और बता दूं, जो हम भारत शब्द बात कर रहे हैं कि भारत संविधान में है, और संविधान का जो आर्टिकल 1.1 नहीं है, इंडिया दैट इज भारत, कि ये जो नामकरण वाली जो समिति थी, बाबा साहब अम्बेडकर इसके भी मेंबर थे। और इसीलिए वहां जब नाम आया कि उसका क्या नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, तो वहां कुछ लोगों ने हिंदुस्तान होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये, तो वहां बाबा साहब अम्बेडकर कह नहीं, वहां दृढ़ता के साथ रखा कि ये भारत होना चाहिए। और भारत मतलब उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया कि इंडिया होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी
जो दस्तावेजों में जहां कहीं भी है, कहीं हिंदुस्तान नहीं है, सब जगह इंडिया है। जो ब्रिटिश शासन के अंदर भी जहां है वहां भी इंडिया है, इतिहास में इंडिया है, हर जगह इंडिया है। तो कहा कि ये भारत इंडिया होना चाहिए, लेकिन इंडिया का नाम क्या हो? तो कुछ ने कहा चलो अंग्रेजी में इंडिया हो, लेकिन हिंदी में उसको हिंदुस्तान रहेगा या ये रहेगा। तो ये चूंकि हिंदुस्तान और ये तो उस किसी धर्म के साथ में, संप्रदाय के साथ जोड़ना वो पहचान के लिए पक्ष में नहीं थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात पे जोर दिया था कि इसका नाम भारत ही होना चाहिए, कि भारत से इसकी पहचान है। और तो ये जो इसलिए वो जो भारत की संकल्पना है वही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो अपना जो दिया, तो वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, हम भारत स्वतंत्र क्या नाम है, संयुक्त राज्य भारत के नागरिक। भारत शब्द का बाबा साहब ने भी यहाँ इस्तेमाल किया है, भारत का। तो ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हुआ ये कि ये जो स्वाधीनता आंदोलन का दौर था, इसमें सब लोग कर रहे थे, वहां उस संकल्पना में ही कुछ चीजें गड़बड़ थी। बाबा साहब जैसे लोग थे जो भारत की संकल्पना को और भारतीयता को संकल्पना को लेकर काम कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरे नेता उनकी भारतीयता की संकल्पना उतनी पुष्ट नहीं थी, उनके अंदर कहीं उनके धार्मिक आग्रह या सांप्रदायिक आग्रह अधिक काम कर रहे थे। इसलिए आप देखेंगे कि इस भारतीयता की अवधारणा को सबसे ज्यादा पलीता यदि किसी ने लगाया तो गांधी जी ने लगाया। मुझे क्षमा करेंगे कुछ लोग, कारण ये कि जब भाषा की बात आई तो कभी कौन सी एक भाषा हो, तो उस समय स्वाधीनता आंदोलन के दौर में ही भाषा का आने लगा था कि भाई हमारी कौन सी एक भाषा होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और तो उसमें तो हिंदी के ऊपर एक सहमति बनी कि भाई हिंदी होनी चाहिए, पूरे देश भर में सब लोग उसे पहचानते हैं, बोलते हैं, सब समझते हैं, अधिकांश लोग तो हिंदी। जब हिंदी का नाम आया तो गांधी जी ने उसको कहा कि यह हिंदुस्तानी हिंदी हो, हिंदुस्तानी। तो उन्होंने हिंदू हिंदी नहीं कहा, उन्होंने कहा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी आते ही सब उसका एक अलग तरह का हो गया। और हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वो आज भी हमें हिंदुस्तानी प्रचार सभा दिखाई देती है। तो वो जो हिंदुस्तानी कहते ही उसका आग्रह दूसरा बदल जाता है। और इसीलिए वहां पे सुभाष चंद्र बोस हैं तो वो अपना जय हिंद बोलते हैं, हिंद बोलते हैं, कि जय भारत नहीं बोलते। और आज भी जय हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंद बोलते हैं, जो कि संविधान से उसका कोई संबंध नहीं बनता। जय हिंद शब्द का संविधान से कोई रिश्ता नहीं है, हिंदुस्तान शब्द का संवैधानिक शब्द नहीं है। लेकिन हमारे प्रचलन में भारत शब्द नहीं बोला जाता, हिंदुस्तान बोला जाता है, जय हिंद बोला जाता है। तो ये जो चीजें हैं, अब क्योंकि भारत कहने से हम सांप्रदायिकता से ऊपर उठ जाते हैं, हम जातीयता से ऊपर उठ जाते हैं, हम अपनी संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाते हैं और हम सब एकता का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही अब होने लगता है, जैसे टू नेशन थ्योरी में तो वो पाकिस्तान है तो वो एक अलग तरह का वो धार्मिक सांप्रदायिक राष्ट्र है, तो हिंदुस्तान है ये दूसरा सांप्रदायिक राष्ट्र है, तो ये सांप्रदायिक राष्ट्र बन जाता है। तो ये भारतीयता को, अवधारणा को ये ध्वस्त करती है ये चीजें। कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर का भारत उस तरह का भारत नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर का मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, इस समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे समता मूलक समाज चाहते थे, जिसमें प्रेम हो, सौहार्द हो, सह अस्तित्व हो, उसके साथ लोग रहें। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि वो समृद्ध और उन्नतशील राष्ट्र चाहते थे, और वो तभी हो सकता था जब समाज बनेगा, समतामूलक समाज बनेगा, लोग मिलजुल कर रहेंगे। तो वो फैक्ट्रियों में काम करें, कहीं भी काम करें, तो वहां पे वो प्यार के साथ जब मिलजुल कर काम करते हैं सद्भाव के साथ में, तो हमारी उत्पादन क्षमता का भी विकास होता है। और जब उत्पादन हमारा अच्छा होता है तो उस पर क्या होता है, हम आयात पर निर्भर नहीं होते, हम निर्यात करने की स्थिति में आते हैं और हमारे पास हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा हम अर्जित कर लेते हैं और हम समृद्ध राष्ट्र बन जाते हैं। तीसरा, जैसा मैंने कहा कि न्याय का शासन हो, संविधान का महत्व और संविधान का सम्मान हो, और हम दूसरी जो संकीर्णताएं हैं उनसे हम ऊपर होने चाहिए। दूसरा, उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, यहां एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है, जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज जिस किताब की बात कर रहा हूं, उस अल्पसंख्यक शब्द में वो उन्होंने जो यहाँ का जो दलित वर्ग है उसको अल्पसंख्यक माना है। और कारण ये रहा कि उनका ये कहना था, मानना था कि यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग है दूसरे, चाहे ईसाई है, मुस्लिम है या सिख है, जो भी है, कि उनको वो काफी हद तक जो दलित हैं उनकी स्थिति उनसे गई गुजरी है। और जो बहुसंख्यक वर्ग है हिंदी, वो हिंदू,
उसका वो हिस्सा नहीं है, उनके द्वारा वो दमित है, तो वो दोनों ओर से पिसता है। इसलिए उनके हितों के अधिक संरक्षण की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लाभ जो अल्पसंख्यकों को मिलते हैं, वो अस्पृश्यों के, दलितों को नहीं मिलते, क्योंकि वो बहुसंख्यक वर्ग में आते हैं, और बहुसंख्यक वर्ग उनके हितों का, उनका दमन करता है, शोषण करता है, तो वो दोनों ओर से पिसते हैं। इसलिए उनको हितों का संरक्षण किया जाना अधिक जरूरी है, उनके हितों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा यदि कोई महत्वपूर्ण वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, तो वो दलित वर्ग है। ये बाबा साहब का था कहना। और इसीलिए वो हर जगह, राजनीति में भी, विधानमंडलों में, संसद में भी, तो वो चाहते थे सबको उचित प्रतिनिधित्व हो, रिप्रेजेंटेशन की बात उन्होंने की। और रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने ये कहा कि ये नहीं कितना रिप्रेजेंटेशन हो, कितना ज्यादा हो, बल्कि इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की बात की उन्होंने, कि प्रभावी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए जो उनकी जो उनकी लड़ाई थी, संघर्ष था, जैसे राजनीति में भी, संसद में या विधानमंडलों के चुनाव में भी, कि दलितों के जो प्रतिनिधि आए, सॉरी, अनुसूचित जातियों के जो प्रतिनिधि आए, तो ये नहीं उनके जो आए तो वो उनके द्वारा जीत कराने चाहिए, उनके मतों से जीत कराने चाहिए, तब वो उनके सही मामले में उचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। और यदि किसी कंस्टिट्यूएंसी से कोई है और अनुसूचित जाति का या जनजाति का कोई उम्मीदवार जीत कर आता है और दूसरे मतों की बहुत संख्या है, उनके मतों से जीत कराएगा, तो वो अपने वर्ग के हितों का संरक्षण नहीं करेगा, वो उनके हितों का संरक्षण करेगा जो उसकी राजनीतिक दल होगा, जो नेता होंगे या जो वर्ग जो उसे जिता के ला रहा है। तो वो अपने लोगों के वोट से जीत कर नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट भी उसी, उसका आधार ये था कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो साइमन कमीशन के माध्यम से जो चीजें, जो सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था अनटचेबल्स लोगों के लिए अनुसूचित करा ली थी, कि उनको ये अलग से उनका मत देने का और उसका अपने उम्मीदवार चुनने का अधिकार हो, गांधी जी उसे एक अलगाववादी दृष्टि से देख रहे थे। आमरण अनशन किया, तो जब सहमति हुई और उनके लिए आरक्षण व्यवस्था हुई, तो बाबा साहब ने आरक्षण नहीं कहा, उन्होंने प्रतिनिधित्व कहा, हमें प्रतिनिधित्व चाहिए अपना। और जिसे हम आज आरक्षण कहते हैं वो रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन नहीं है। तो उसमें यह था कि यह आश्वासन दिया गया था कि हाँ, कि उनके इस चीज में कोई उनके ये प्रभावी नहीं होगा और उनका जो प्रतिनिधित्व है वो इफेक्टिव रहेगा। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा, स्वीकार किया कि ये उस जो पूना पैक्ट से जो संभावनाएं थी या जो होना था, ये था, वो उस तरह का वो नहीं हो पाया, उस भावना के अनुसार जो उनका जो प्रतिनिधित्व है, प्रभावी प्रतिनिधित्व, वो नहीं हो पाया। तो उससे उनको बहुत निराशा हुई। और वही जो सरकारी सेवाओं में भी जो प्रतिनिधित्व, उसके दो कारण हैं। ये प्रतिनिधित्व या जिसे हम रिजर्वेशन भी कहते हैं, आरक्षण भी, ये अलगाव का मामला नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सोचने की जरूरत है। आप देखेंगे कि जब अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग आरक्षित पदों के तहत सरकारी सेवाओं में आए, तो सरकारी दफ्तरों में साथ साथ सवर्ण, अवर्ण, अस्पृश्य, अस्पृश्य सब साथ साथ काम किया। और जो उच्च जातीय या उच्च वर्णों के जो लोग थे, जो निम्न वर्णों से नफरत करते थे, उनकी ये बाध्यता हो गई कि उन्हें उनके साथ काम करना है। तो धीरे धीरे वो स्वीकृति हो गई और वो काम करने के साथ में, दफ्तर के माहौल में वो साथ काम करने लगे। पहले ये था कि उनके, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी आया कि उनको जो सबके लिए, अधिकारियों के लिए रखा, कार्मिकों को देखा, उस घड़े से पानी नहीं लेने दिया, तुम्हारा अपना अलग हो, पानी पीने का हो। लेकिन दफ्तरों में धीरे धीरे व्यवस्था ये बदल गई और सभी लोग साथ में पानी रहना, साथ साथ रहना, उठना बैठना। और फिर जो सरकारी मकान जो लोगों को मिलते थे, उसमें कोई आरक्षण नहीं होता था, कोई अलग नहीं होता था, सभी मिलजुल के, कहीं भी जिसको अलॉट हो जाता था, आवंटित हो गया, तो सभी लोग रहता मिलजुल कर रहना शुरू किया। वहीं उनके बच्चे स्कूलों में जाना, साथ खेलना, ये करना। तो उससे एक समाज में एक समता के वातावरण का निर्माण हुआ। इसलिए चाहे अब वो एलटीसी पर जा रहे हैं, तो रेलों में सफर कर रहे हैं, बसों में सफर कर रहे हैं, साथ साथ, तो बहुत सारी चीजें बदली। तो ये जो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो प्रतिनिधित्व या आरक्षण की व्यवस्था हुई, इससे अलगाववाद नहीं बढ़ा, इससे समाज की समता की प्रक्रिया आगे बढ़ी। और यदि उसको पूरी ईमानदारी से लागू किया गया होता, जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि केवल चतुर्थ श्रेणी को छोड़ करके या कुछ तृतीय श्रेणी में भी
है ना, उसको छोड़ करके क्लास 1 और क्लास 2 में तो रिजर्वेशन कभी होता ही नहीं पूरा, क्लास 1 में तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता है। कि यदि सारा आरक्षण पूरा हो जाता उसी भावना के साथ होकर के, तो समाज में समता मूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई होती, और जो आज जो बहुत सारे जातिगत जो भेदभाव और जो तरह की घटनाएं आज दिखाई दे रही है, ये बहुत कुछ नियंत्रित हो चुकी होती। इसमें जो कुछ, चूंकि हमारा जो पहले ही मैंने कहा था कि जो संविधान की भावना है उसके अनुरूप अमल नहीं हुआ, और वो आरक्षित जो कोटा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए सारी चीजें दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज, बाबा साहब अंबेडकर जो भारत चाहते थे वो धर्मनिरपेक्ष भारत, जहां किसी एक धर्म का प्रभुत्व नहीं हो, सभी धर्मों को, और जो अपना जो भी कोई नियम है वो सभी धर्मों पर बराबर लागू होने चाहिए, और सभी को समान रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने अपने रिचुअल्स का, रीति रिवाज का, पूजा पद्धति का, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबका होना चाहिए। दूसरा जो बाबा साहब की संकल्पना, जो समाज चाहते थे, वो समाजवादी राज्य, वो सोशलिस्ट स्टेट। तो और उनकी संकल्पना में, अब चाहे हम उसे रूस से ली गई संकल्पना कह सकते हैं उनकी, कि वहां से उन्होंने लिया समाजवादी शब्द को, या जो खेती के बारे में उनका है कोऑपरेटिव फार्मिंग पर उन्होंने बाबा साहब का था कि जो खेती है वो एक कोऑपरेटिव की तरह होनी चाहिए, उस पर किसी एक व्यक्ति के पास ये जमींदारी प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, और सभी का जो पट्टे पर वो खेती दे दी जाए, लोगों को पट्टे पर दें, और उसका मालिक उसका सरकार, राज्य होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए उसकी मालिक, और वो पट्टे पर वो लोग रहें, उस पर काम करें, और काम करने के बाद में अपना काट कर बाकी जो जो लाभ है वो सरकार को मिले। तो ये जो चीजें हैं सरकार के कोऑपरेटिव जो जो खेती है, जो फार्मिंग है, ये सब चीजें, तो ये एक सह अस्तित्व की भावना के साथ साथ ये करना, मिलकर करना, राज्य को मजबूत करना। इससे ये भी होता है कि यदि वो ये टूट जाएगा, कि उस समय तक औद्योगिक भारत का निर्माण नहीं हुआ था, उद्योग धंधे बहुत कम थे, कृषि आधारित व्यवस्था थी, तो इसलिए था कृषि पर कुछ वर्गों का नियंत्रण नहीं होकर के वो जब नीचे तक बढ़ जाएगा, सब जगह इस तरह का चीज आ जाएगी, राज्य के नियंत्रण में हो जाएगा। दूसरा, वो चाहते थे कि जो बड़े उद्योग हैं वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होने चाहिए। छोटे छोटे लघु उद्योग तो लोग चला ले, निजी तौर पे चल सकते हैं, लेकिन जो बड़े उद्योग हैं, इसीलिए देखेंगे उन्होंने जो इस व्यवस्था के तहत चले, अब स्वाधीनता के बाद में जो आए, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी औद्योगिकरण हुआ और बड़े बड़े उद्योग लगाए गए भारत सरकार की ओर से, और यहाँ तक कि जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक थे, उन बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, उद्योग लगाए गए, और उससे हुआ एक, उनमें जैसा मैंने कहा कि वो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हुए, और उस लोगों में जो विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला, और जो चीजें प्रक्रिया जो बढ़ने की है वो आगे बढ़ी, देश आगे बढ़ा, सारा कुछ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब जो 90 के बाद से आकर के जो निजीकरण का जो एलजीपी की व्यवस्था आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो व्यवस्था आई, तो उसमें आकर के वो उतना निजी क्षेत्र विस्तृत होता चला गया, कारपोरेट सेक्टर, और सरकारी क्षेत्र सिमटता चला गया। अब सरकारी क्षेत्र के सिमटने से क्या हुआ कि ये जो वर्ग हैं, अनुसूचित जाति है, जनजातियां हैं, जो आरक्षित वर्ग हैं, वो उनके जो अवसर हैं वो सिमटते चले गए। अब उनकी नौकरियां कम होती चली गई, प्राइवेट सेक्टर में कोई गुंजाइश नहीं है, प्राइवेट सेक्टर तो वैसे ही वहां पे वो प्रतिभा के नाम पर उनको नकार देता है, और वहां पे इसलिए अब आर्थिक स्थिति कमजोर है तो अपने बच्चों को ना उतना करा पाते। दूसरी, समानांतर रूप से एजुकेशन का जो शिक्षा का निजीकरण हुआ, उससे उतना महंगा हो गया कि वो कमजोर वर्गों के बच्चे, किसी भी समाज के, कहीं पर भी किसी भी जाति के, वो अपने बच्चों को, अब वो IIM IIT के भी सपने नहीं देख सकते दिलाने के, जहां बहुत कम पैसे कब पढ़ जाया करते थे, या MBBS बन जाया करते थे, डॉक्टर बन जाया करते थे बहुत कम पैसे में। अब उसको महंगा किया जा रहा है, MBBS का भी नहीं हुआ सरकारी संस्थानों में, लेकिन IIM और IIT का तो बहुत सक्सेसफुल महंगा हो गया है, और निजी संस्थान इतने खुल गए हैं, अब चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको चाहे मैनेजमेंट पे जाना है, आपको कहीं जाना है, किसी क्षेत्र में जाना है, तो आप इतना तो गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो इनका जो प्रभाव हो रहे हैं, ये संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर के भारत की थी। बाबा साहब अम्बेडकर के भारत की संकल्पना थी कि सबको अवसर होने चाहिए, सब आगे बढ़ने चाहिए। जब सब आगे बढ़ेंगे, सब शिक्षित होंगे, वो एक शिक्षित राष्ट्र चाहते थे, वो एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे कि राष्ट्र के हर नागरिक को, और वो एक उनकी धारणा थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य
ये राज्य के दायित्व है, ये राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करे। तो लेकिन अब प्राइमरी लेवल से ही जब प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे, निजी स्कूल खुल जाएंगे, किसी ना किसी नाम पर खुल जाएंगे और उनका एक प्रचार हो जाएगा, उनका महिमा हो जाएगा, तो हर व्यक्ति में एक आकर्षण है कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है, हमको कॉन्वेंट में पढ़ाना है, हमें पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है, हम वहां पढ़ाना है, तो निजी स्कूलों में जाना है। तो ये सब इस अवधारणा ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया है। अब वो जो शिक्षा का जो स्तर बढ़ता चला जा रहा था, प्रतिशत, अब वो धीरे-धीरे अब वो सिमटना शुरू हो जाएगा और जो रह जाएगा केवल साक्षरता रह जाएगी, शिक्षा नहीं रहेगी। साक्षरता ये कि भई जो भी अपने सरकारी स्कूलों में जो भी व्यवस्था रहेगी अपने 10वीं तक, जाते-जाते ही बहुत सारे लोग दम तोड़ देंगे। उसके आगे-आगे क्योंकि जिस तरह का व्यवस्था होती चली जाएगी, हालाँकि 12वीं तक है, सेकेंडरी स्कूल हैं सरकारी और वहां पर शिक्षा थोड़ी फीस कम है तो गरीब बच्चे पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो वहां का सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं, जो इस तरह की स्थिति है वो हम सब लोग परिचित हैं। और कितने लोग, कितने सरकारी अधिकारी, कितने राजनेता, कितने दूसरे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम सबसे छिपी हुई नहीं है ये सब चीजें। और इसीलिए उनके प्रति कोई जागरूकता भी नहीं है कि कहीं सरकारी स्कूलों में संडास नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो वो सब जो चल रहा है, तो इस तरह की संकल्पना कम से कम ये बाबा साहेब की नहीं थी। दूसरी चीज, बाबा साहेब चाहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो जो किसी भी रूप में भ्रष्टाचार हो और मूल्य आधारित राजनीति। इसलिए बाबा साहब ने कभी भी भ्रष्टाचार को ना संरक्षण दिया, ना उसका समर्थन किया। और वो उन्होंने जो राजनीति में भी, उन्होंने कहा राजनीति में भी मूल्य आधारित होनी चाहिए। तो मूल्य आधारित होगी राजनीति तो तभी वो स्वच्छ प्रशासन दे सकेगी। और यदि राजनीति मूल्य आधारित नहीं होगी, राजनीति किसी दूसरे चीजों से संचालित होने लगेगी, राजनीति धर्म से या पूंजी से संचालित होने लगेगी, तो वो समाज के साथ, जनता के साथ न्याय नहीं कर सकेगी, वो नागरिक के साथ न्याय नहीं करेगी। वो धर्म या पूंजी पति जो वर्ग है वो उनके हितों का संरक्षण करेगी, वो जनता के हितों का संरक्षण नहीं करेगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर की चेतना में हर जगह नागरिक है, नागरिक की चिंता है, मनुष्य की चिंता है, मनुष्यता की चिंता है, उसको बचाने की चिंता है। और इसीलिए वो उनके अधिक से उनका जोर डेमोक्रेसी पर है, लोकतंत्र पर है। और वो लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, उससे पहले सामाजिक लोकतंत्र पर वो जोर देते हैं कि राजनीतिक से पहले जो लोकतंत्र केवल सरकार का स्वरूप नहीं है, वो कहते हैं कि लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, इट इज ए वे टू लाइफ है कि हमें कैसे जीना चाहिए। और लोकतंत्र हमको आपस में सद्भाव के साथ, प्यार के साथ, एकता के साथ जीना सिखाता है लोकतंत्र। और वे इसलिए क्योंकि लोकतांत्रिक भारत चाहते हैं, लोकतांत्रिक समाज चाहते हैं, और लोकतंत्र तभी पनप सकता है जब असमानताएं ना हो, जब वहां भेदभाव ना हो एक दूसरे के प्रति, जहां कटुताएं ना हो, जहां कट्टरताएं ना हो, जहां एक दूसरे के प्रति संकीर्णताएं ना हो। इनसे जब मुक्त होते हैं तब लोकतंत्र फलता है, तब लोकतंत्र पनपता है। और इसलिए वो लोकतंत्र को जो अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, धार्मिकताएं, इस तरह के जो जड़ताएं हैं, लोकतंत्र की नींव कमजोर करती हैं। इसलिए वो तार्किक, एक शिक्षित, एक वैज्ञानिक सोच को आगे वाला भारत चाहते हैं। तो इसमें उसमें विश्वासों पर आधारित ना चले कि परंपरा क्या कहती है, रूढ़ियां क्या कहती हैं, वो नहीं, तर्क क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, हमारा विवेक क्या कहता है, सच क्या कहता है, उसके आधार पर चलने का तर्क की बात कहते हैं, असहमति के लिए बात कहते हैं, है ना। तो इसलिए वो बहुत सारे चीजें बताते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। और कुल मिलाकर के कि किसी एक बहुसंख्यक वर्ग का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी है, आप देखेंगे बाबा साहब ने अपनी किताब उनकी कम्युनल डेडलॉक एंड ए वे टू सॉल्व इट को, उस किताब में वो कहते हैं कि जो सांप्रदायिक जो गुत्थी है, जो कम्युनल डेडलॉक है, ये लोकतंत्र के को भी खाती है ये। और कैसे खाती है, वो कहते हैं लोकतंत्र कई जगह वो कहते हैं बड़ा खतरनाक भी होता है। एक हमारे भारत के अंदर भी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत की सरकार होती है।
और बहुमत में जो बहुसंख्यक वर्ग होता है समाज का, ये उसकी सरकार बनती है। तो इसलिए भारत में भी हम देखते हैं कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उसकी सरकार बनती है, अल्पसंख्यक वर्गों की कभी सरकार नहीं बन सकती है। और बहुसंख्यक वर्ग वो अपने अनुसार, यदि उसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, यस की उसके अंदर संविधान के प्रति आदर नहीं है, तो वो अपने अनुसार वो चल रहा है, तो वो उन लोकतांत्रिक मूल्यों को वो ध्वस्त करेगा। वो समाज को ना एक होने देगा, मजबूत होने देगा, न राष्ट्र को एक और सुदृढ़ नहीं होने देगा, क्योंकि वो अपने जो हित हैं वो उनको संरक्षण करेगा, वो अपने हितों पर ध्यान देगा। तो ये जो एक वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग कोई भी हो, किसी वर्ग के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करती बाबा साहब अम्बेडकर की भारत की संकल्पना। वो कहते हैं उसमें सभी के हित हों, उनका संरक्षण हो और किसी एक का वर्चस्व ना हो, सभी की हिस्सेदारी हो, सभी का, हर क्षेत्र में। और इसीलिए अब जो आप देखेंगे खत्म करने में, जो जैसा मैं कह रहा था कि जो इसको सांप्रदायिकता को लेकर के और विभाजन को लेकर के जो बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें इस धारणा ने भारत विभाजन के समय भी काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे उनकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ेंगे या दूसरी चीजें और पढ़ेंगे जहां पर देते हैं, तो वो पाकिस्तान के बंटवारे के पक्ष में नहीं है, बल्कि जो उन्होंने कम्युनल डेडलॉक वाली किताब में जो दिया है और दूसरी चीजों में भी कि जो जो हमारी जो सांप्रदायिक समस्या उसे कैसे हम हल करें, उसमें उन्होंने कहा है कि ये कोई अच्छा समाधान नहीं है। हालांकि निर्णय हो गया कि अब ये कि एक अलग राष्ट्र बन जाएगा और पाकिस्तान राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन वो कह रहे मैं इससे सहमत नहीं हो रहा। वो कह रहे इसके बिना, कह रहे कि जो मैं अपना तर्क दे रहा हूं, जो मैं अपना सुझाव दे रहा हूं, यदि इस पर अमल किया जाए तो भारत विभाजित होने से बच सकता है और मुसलमानों के भी हितों का संरक्षण हो सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा थी। वो विभाजन, वो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते हैं। इसलिए वो जो रियासतें थी, उन रियासतों को वो स्वतंत्र, उनकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि रियासतें भारत संघ का हिस्सा होनी ही चाहिए, उनको अलग से अधिकार नहीं दी जाएंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण पक्ष ये भी कि जो हमारे यहाँ जो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्धारण हुआ, बाबा साहब उसके भी पक्षधर नहीं थे। उनकी ये मान्यता थी कि जो भाषाई जो राज्य होते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है, तो राज्य और राष्ट्र में कोई बहुत अंतर नहीं होता उस तरह से लेकर के। तो क्योंकि जहां भाषाई राज्य होता है वहां उसकी अपनी क्षेत्रीय जो भाषा होती है वो उसकी राजभाषा हो जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है। तो वो कहते हैं बहुत आसानी से उस राज्य का स्वतंत्र राष्ट्र में होना बहुत संभव हो जाता है कि जहां उसकी अपनी सॉवरेंटी हो गई, अपनी भाषा का आधार पर एक ही भाषा भाषी लोग हो गए, उनकी अपनी राजभाषा हो गई, और वहां पर उनका जो हो जाता है तो बहुत आसानी के साथ में वो। और वो कहते हैं कि यदि ऐसा होता है, यदि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्धारण होता, राज्यों का गठन होता है, तो कहते हैं कि ये हमको फिर मध्ययुगीन ले सकता है, जहां हम अलग अलग बहुत सैकड़ों हिस्सों में हम विभाजित थे, वहां इस तरह का। तो इसलिए वो इसका भी उन्होंने कहा भाषा के आधार पर भी नहीं, इसलिए एक ही भाषा को महत्व दिया जाए, राष्ट्र के आधार पर एक भाषा को। और वो जो राज्यों का हो, तो राज्यों का जो स्थापना है, उनका जो गठन है, वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो धर्म के आधार पर भी नहीं होना चाहिए, वो एक के जो जनसंख्या के आधार पर हो सकता है, या उसकी जो भूमि है, लैंड, उसके आधार पर, भौगोलिक आधार पर हो सकता है, अन्य चीजों के आधार पर होता, इन आधारों पर नहीं हो सकता। तो ये बहुत चीजें, ये और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब केवल ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पना का भारत है, वो भारत है एक समता मूलक, जिसमें समाज का भारत, जिसमें एक समाज समानता के साथ हम लोग प्यार के साथ रहें, सबको समान रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता हो, जहाँ कोई कट्टर पाए ना हो, जहाँ संकीर्ण पाए ना हो, और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को खुले रूप से आगे बढ़ने की, सोचने की, अपने आगे सब सके उनके लिए समान अवसर हो।
मित्रों, मैं देख रहा हूँ समय 40-45 मिनट मुझे बोलना था, लेकिन मैं कुछ आगे क्रॉस कर गया हूँ। अतिक्रमण करना कभी भी उचित नहीं होता और मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, अनुशासन में रहना चाहता हूँ। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और आप सभी मित्रों ने यहाँ सुना, जो भी जैसे भी मेरे विचार थे, आपको जैसे भी लगे, आपने धैर्य के साथ सुना। सब लोगों को एक बार फिर नमस्ते, जय भीम। बहुत धन्यवाद सर, हम सब की ओर से। चूंकि हम सब जानते हैं कि ये विषय साहित्य की दुनिया का विषय नहीं था और इस श्रृंखला में हम केवल साहित्यिक विषयों पर ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके केंद्र में है नवजागरण की अवधारणा। और नवजागरण की अवधारणा से जो लोग भी जुड़े थे, अपने समय के साहित्यिक राजनैतिक विचारक, उनके विचारों के हवाले उन अवधारणाओं की पड़ताल करना हमारा उद्देश्य है। निश्चय ही डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के शिल्पियों में एक थे, प्रमुख थे, और जिन्होंने आधुनिक भारत की संकल्पना पेश की, उनके समकालीन और उनसे पूर्ववर्ती, उनसे उनका संवाद भी रहा, कुछ विवाद भी रहा, संवाद भी रहा सबसे, और उनमें उनके विचार, जैसा आपने स्थापित किया कि समता, न्याय, बंधुत्व, एक उदार लोकतंत्र, सर्वसमावेशी लोकतंत्र, मजबूत राष्ट्र, इन सब मूल्यों को लेकर अंबेडकर की चिंताएं, डॉक्टर अंबेडकर की चिंताएं, उनके विचार, विषय इतना व्यापक है कि इसमें दिन भर बात की जाए और उनके एक एक बिंदु पर, राज्य और सत्ता से संबंधित एक एक बिंदु पर बात की जाए, राजनीतिक विचारों पर बात की जाए, तो पूरा दिन क्या कई दिन लगेंगे। 1 घंटे में समेटना निश्चय ही कठिन है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं आया है, पर मैं होस्ट होने के नाते और मेरे मन में बहुत दिनों से एक जिज्ञासा भी है और मैं प्रायः पूछता भी हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के दौर में, मतलब उनके जीवित रहते, खास करके आजादी के आसपास के दौर में, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सबसे अधिक असहमति, तार्किक असहमति, रचनात्मक असहमति वामपंथी आंदोलन ने व्यक्त की थी। मुझे याद है कि हम सब जानते हैं, आपने भी पढ़ाई होगा सर, कि जो पहली पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर पर वामपंथियों की ओर से लिखी गई, W.N. कुबेर की क्रिटिकल स्टडी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, वो बहुत ही मतलब आलोचनात्मक किताब है। ढूंढ के डॉक्टर अंबेडकर के अंतर विरोधों को ढूंढने, मतलब खोजने की कोशिश की गई है, रखने की कोशिश की गई है किताब में, कि वर्गीय दृष्टि से अगर देखें तो अंबेडकर के विचारों में कितने अंतर विरोध थे। लेकिन आज 2020-21 में, 19 में, 18 में अगर हम देखें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शुरू हुआ जो अभियान कि लाल और नीला, जय भीम और लाल सलाम एक साथ, लाल नीला एक साथ, और इधर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वामपंथी आंदोलन के विचारों में बदलाव हुआ है। उन्हें रेडिकल डेमोक्रेट कहा जाता है, उन्हें एक बहुत ही प्रखर आधुनिक चिंतक कहा जाता है। तो उस समय जो उनका विरोध था वामपंथी आंदोलन की ओर से डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, जो इतना सकारात्मक भाव उनके समय में नहीं था, आज कुछ सकारात्मक भाव ज्यादा बढ़ा है। क्या डॉक्टर अंबेडकर की भी वामपंथ से उतनी ही बहसें थी, या क्या बहसें थी? अंबेडकर का, डॉक्टर अंबेडकर का वामपंथ के प्रति क्या नजरिया था अपने लेखन में और अपने समय में? मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बातचीत इस पर भी एक हो जाए, 2 मिनट की, जैसा आप उत्तर समझें, जो उचित समझें, कुछ संकेत इसके भी दें। आज बाबा साहब अंबेडकर जीवित होते तो वह इसका उत्तर देते, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय जो अंतर विरोध थे, और बाबा साहब अंबेडकर का विरोध सबने ही किया तो वामपंथियों ने भी किया। कारण उसका एक ही था कि बाबा साहब अंबेडकर जो जाति है वो उस पर प्रहार कर रहे थे, जो समाज को बांटने की जो सबसे बड़ी चीज है जाति वर्ण व्यवस्था, वो उसको ध्वस्त करने पर जोर दे रहे थे कि जब तक ये बनी रहेगी तब तक शोषण खत्म नहीं हो सकता। जबकि वामपंथी चिंतक भी उस समय के भी वो इस आधार पर उनके सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो केवल व्यक्ति को अलग ही रूप में देख रहे थे, एक श्रमिक के रूप में देख रहे थे, मजदूर के रूप में देख रहे थे, या आर्थिक आधार पर ही वो सब देख रहे थे। वो बाबा साहब अंबेडकर का, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को वो बात तक भी
आप आपकी क्या करें, ये 90 के दशक तक भी अंबेडकर को वामपंथी लोग जातिवादी कहते रहे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जो जातिवाद के खिलाफ निरंतर बोलते रहे और जातिवाद को ध्वस्त करने के लिए पैरवी करते रहे, उन्हीं को ही वामपंथियों ने नकारा कि जातिवादी हैं। मैं कहता हूं कि केवल वामपंथियों की नहीं, सभी लोगों की ये सबको सोचना चाहिए कि क्या वर्ण व्यवस्था सही है, क्या जाति व्यवस्था सही है, क्या इनका विरोध नहीं होना चाहिए, और क्या इनको समाप्त किए बिना हम एक शोषण मुक्त समाज बना सकते हैं, क्या इनको समाप्त किए बिना हम एक समतामूलक समाज बना सकते हैं, और क्या इनको समाप्त किए बिना क्या हम एक समाज बना सकते हैं। हम सच में एक समाज नहीं है, हम एक अलग अलग समूह में रहने वाले लोग हैं, और समाज हैं, हम जातियों के समाज हैं, संप्रदायों के समाज हैं, क्योंकि समाज के लिए समानता का आधार होना जरूरी है, और समानता हमारे बीच में नहीं है, समता नहीं है। तो ये जो विभाजित है, तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी, और जब जैसे जैसे ये समझ विकसित हो रही है, यदि वामपंथी में समझ विकसित हो रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत स्वागत करता हूं इस चीज का कि ये समझ विकसित हो कि ये इन विषमताओं के साथ हमें केवल आर्थिक चुनौतियां ही नहीं है, ये जातिगत सच्चाइयां जो हमारे अंदर बैठी हुई हैं, और ये ऐसी सच्चाइयां जो अब बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। जैसा मैंने कहा, बहुत कुछ बदला चीजों के बदले, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की इसमें जरूरत है। और ये जो आ रहा है, जो नई चीजें सामने आ रही हैं, ये मुझे अच्छी लगती है, मैं इनका स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार हम सब की ओर से। मैं अपने श्रोताओं का भी बहुत अभिवादन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ उपस्थित रहे, धैर्य से सुनते रहे, इस व्याख्यान में शामिल रहे, संलग्न रहे। शायद सवाल नहीं आने का एक कारण यही है कि गहरी संलग्नता के साथ इसे सुन रहे थे। और डॉक्टर अम्बेडकर के विचार आज जो नए भारत के निर्माण की चुनौतियां हैं, एक चुनौती तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में थी, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के सपनों को मिटाया जा रहा है, कैसे उन मूल्यों का अपहरण किया जा रहा है, उन्हें क्षरित किया जा रहा है। यह लोकतंत्र जो इतने लंबी लड़ाई के बाद मिला था, जिसकी पृष्ठभूमि आपने रखी, हमारे लोकतंत्र और संविधान दोनों पर आज नए सिरे से कैसे खतरे मंडरा रहे हैं। और इसको सारी हमारी जद्दोजहद, जो हमारी पहली प्राथमिकता है, वह इस लोकतंत्र को और संविधान को, और इसी बहाने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों और मूल्यों को बचाने की जद्दोजहद है। मुझे लगता है कि यदि जो आज हमारी जो लड़ाइयां चल रही हैं, उन लड़ाइयों को मजबूत बनाने में इस व्याख्यान की यदि कोई भूमिका हो सकती है, तो वह यही है कि हम उन सपनों को बचाने के लिए फिर से संघर्ष करें। और साथ ही साथ यह जो हमारा रोज रोज लोकतंत्र पर कभी धर्म की आड़ से, कभी सांप्रदायिकता की आड़ से, कभी जाति समूहों की आड़ से हमले किए जा रहे हैं, जो जिस लोकतांत्रिक भावना का, लोकतांत्रिक मूल्य का एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उसको बढ़ाया गया, उसका जन्म हुआ, कैसे उसकी जड़ें खोदी जा रही हैं। पुनः हम आधुनिक होने की जगह, आधुनिकता की यात्रा को आगे बढ़ाने की जगह हम जड़ता की ओर और पीछे की ओर लौट रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें फिर से गांधी, टैगोर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के साथ अंबेडकर के पास भी जाना होगा। यह हमारे व्याख्यान का डॉक्टर अंबेडकर पर व्याख्यान का एक तरह से पहला व्याख्यान था, पहली कड़ी है। हम आगे भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को और व्याख्यानों में, 2-3 व्याख्यानों में दूसरों से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस व्याख्यान के लिए अपनी ओर से, अपने मंच की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से, इस मंच से जुड़े जो श्रोता दर्शक हैं उनकी ओर से, मैं श्री जयप्रकाश करदम सर के प्रति, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, हमारे मंच से व्याख्यान देने के लिए तैयार हुए, और एक बहुत ही प्रश्नोत्तेजक, प्रश्न खड़ा करने वाले, विचारोत्तेजक व्याख्यान, वो बहुत कोई सारगर्भित का हम लोग अर्थ लेते हैं कि बड़ा भारी भरकम हो। हम लोग प्रायः प्रश्न से बचना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कई प्रश्नों के साथ प्रश्न खड़ा करने वाले हमारे लिए एक तरह से सोचने के लिए बहुत कुछ जो उन्होंने संकेत दिया, ऐसा व्याख्यान दिया। मैं उनके प्रति आप सबके ओर से और अपनी ओर से भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।